हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके पार्ट सी के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर मैं बाकी के जितने भी टॉपिक्स है वो खत्म करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारी सोलर एनर्जी होती है। और अगर मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हम बाकी कोई भी एनर्जी की जब हम स्टडी करते हैं उसके पीछे इनडायरेक्ट जो सोर्स है वो सन का ही होता है। तो सन से मिली हुई एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास मतलब दो डिवाइसेस हैं। जो पहला डिवाइस है बेटा वो हमारा है सोलर सेल। सोलर सेल सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाया जाता है। जिस सेमीकंडक्टर से इसको बनाया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बारे में थोड़ा आगे जाके आपको बताने वाला हूं। बट बेसिकली ये एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसके ऊपर जब सन की रेस फॉल करती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो पहला तो तरीका बेटा यही है। जो दूसरा तरीका है वो है हमारा सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट के अंदर हम यहां पर पैराबोलिक मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। और देख रहे हो बेटा, ये जो पाइप आपकी जा रही है एक्चुअली इसमें से पानी फ्लो करता है आपका। होता क्या है कि जब रेज ऑफ लाइट आपकी इस मिरर पर फॉल करती है ना, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर वो इस पर फोकस की जाती है। इस ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ना बेटा, पाइप यहां पे दिख रही है, इस पे फोकस की जाती है। तो जब पानी इसमें से पास होगा तो वो गर्म होके स्टीम बन जाएगा और उस स्टीम की हेल्प से हम अपने टरबाइन को घुमाते हैं एंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमसे कोई पूछा जाता है बेटा कि सोलर सेल बेसिकली है क्या, तो मैं ये कहूंगा बेटा कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बिकॉज लाइट इसमें फॉल करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सर्किट के अंदर फ्लो करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, सोलर पावर प्लांट की बात करता हूं, तो इस केस में क्या है बेटा, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम द सोलर एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट हमें मिल जाती है। ये इनडायरेक्ट तरीके से सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल हो रहा है, बट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, बात है आज से 100 साल पहले की, जब हमारे सन रेस को हमने फॉल करवाया अपने सिलेनियम के ऊपर। तो जब सिलेनियम पर सन की रेस फॉल हुई तो उससे प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब उसकी एफिशिएंसी देखी गई तो उसकी एफिशिएंसी थी 0.6%। अगर इसको समझना है तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अगर 100 जूल ऑफ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें सिर्फ 0.6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, बाकी जितनी भी आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी वेस्ट हो रही है, कन्वर्ट नहीं हो पा रही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इतनी कम एफिशिएंसी होने की वजह से हमने इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में इन 1954 जब सोलर सेल का आविष्कार हुआ तो हमने ये देखा कि अब हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होके हो गई 1%। हाँ, बहुत कम है, लेकिन ऐसी प्रोग्रेस कर करके आज की डेट में जिस सोलर सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली सोलर पैनल है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सनरेज इसमें फॉल होती है उसकी एफिशिएंसी लगभग 30% होती है। तो आप देख सकते हो कि शुरुआत कहां पर हुई और आज की डेट में हमें क्या मिल रहा है, 30% तक हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। चलिए अब थोड़ा सा और हम जानते हैं बेटा सोलर सेल के बारे में।
तो सोलर सेल जो बेसिकली बनाया जाता है वो बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टर में दो मटेरियल का इस्तेमाल होता है, या तो हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं या तो गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली गैलियम के बजाय जर्मेनियम बोलेंगे वो भी बेटर है, जर्मेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है बेटा, प्लीज ध्यान से समझना है इसके बारे में। सेमीकंडक्टर वैसे तो इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। देखिए मेटल क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी। नॉन मेटल क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं करती। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम अपने कंट्रोल्ड मैनर के हिसाब से जब चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जब चाहे हम चाहे तो उसको रोक भी सकते हैं। तो क्योंकि ये कंट्रोल किया जा सकता है इसलिए ये ज्यादा बेटर है इन केस ऑफ मेकिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, वैसे तो देखो बेटा इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत कम होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है, क्योंकि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कम होती रहती है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो शायद आपने पढ़ा होगा कि एक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, बट एक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की जब हम बात करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है विद राइज इन टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से ये हमारे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। तो अब अगर आप इसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो या तो इसका आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना उसके अंदर कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, उसके अंदर हम ना थोड़ा सा इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, चाहे ट्राइवेलेंट एटम के साथ या पेंटावेलेंट एटम की ना इंप्योरिटी उसमें डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि इसकी कंडक्टिविटी को हम अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पढ़ने वाले हो सीधा 12th क्लास के अंदर जहां पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वहां जाके आप इसको स्टडी करने वाले हो। इन जनरल मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा अब प्लीज ध्यान से समझना बेटा, इसके अंदर होता क्या है। ये मेरा बेटा यहाँ पे सोलर सेल है जिसके बारे में बात हो रही है। ये जो सन की रेज जब इस पे बेटा फॉल करती है ना, तो जैसे इसमें फॉल करती है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है वो टूट जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर होल छोड़ दो, सिंपल सी बात समझते हैं बेटा, लाइट उसमें फॉल करती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके जो बाहर सर्किट है वहां पर फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। एक सिंपल सी बात है, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी सोलर सेल की, तो सोलर सेल का जो साइज होता है ना, देखो वैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो आप एक छोटा सा यहां पे देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो, ये सोलर सेल है। इन सभी को आपस में मिलाकर जो आप यहां पे पूरी चीज देख रहे हो इसको सोलर पैनल कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ जाना प्लीज। तो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं एक सिंगल सोलर सेल की, तो उसका एरिया लगभग 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है हमारा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो लगभग 0.4 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट का ही प्रोड्यूस करता है। एंड जिससे हमें जो करंट मिलती है वो लगभग 60 मिली एम्पियर जो है वो करंट हमें प्रोड्यूस होता है। तो देखा जाए तो बेटा ये क्वांटिटी बहुत ही कम है, एंड क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम है तो हमने क्या किया, ऐसे कई सारे पैनल्स को इतने बड़े एरिया के अंदर हमने लगाना शुरू कर दिया। तो जितना ज्यादा हमारे सोलर पैनल्स लगेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमारा प्रोड्यूस होगा और हम उसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स आर अरेंज्ड ओवर a large area so that they can could collect a large amount of solar energy to produce sufficient electricity. Such an arrangement of the solar cell is called a solar panel. ठीक है, तो ऑलरेडी बेटा मैंने आपको इसके बारे में सब बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि सोलर पैनल आपका सिर्फ तभी काम करता है जब तक इसमें सनरेज आपकी डलती जाएंगी। जैसे ही सूरज डूबेगा, ऑफ कोर्स है कि अब क्योंकि सनरेज नहीं फॉल कर रही तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बेटा उसके आसपास बड़ी बड़ी बैटरीज रखी जाती हैं जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और जब हमें चाहिए होता है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है। कि ये आपका सोलर पैनल है,
इसमें ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं बेटा, ये सोलर सेल्स है। ये सनलाइट फॉल हुआ, सनलाइट फॉल होने से बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, हमने बैटरी में उसको स्टोर कर लिया। जब भी हमें चाहिए होगा इस बैटरी से हम अपने किसी भी इक्विपमेंट को लगाकर उसका वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से ये किया जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए प्लीज। अब हमने पढ़ने हैं बेटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पैनल्स। एडवांटेजेस के सबसे पहले एडवांटेज तो ये है बेटा कि इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, ये बिल्कुल इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं। हाँ ये है कि टाइम के साथ इसमें मिट्टी चढ़ती रहती है, तो बस मिट्टी झाड़ते जाइए, वो ऑटोमेटिकली वो काम करना आपका शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि काफी लॉन्ग पीरियड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये नहीं कि देखो नॉर्मली क्या होता है, जो मशीन्स होती है ना, मशीन को हम बार बार जब यूज करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनके जो पार्ट्स है वो घिसने लग जाते हैं, फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं। हाँ मतलब उसकी मरम्मत की जरूरत होती है, राइट। लेकिन इसके लिए कोई ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम चाहे तो उसको लॉन्ग पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियस है बेटा जो इसका रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही निल है आपका। एंड दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है रिमोट एरिया के अंदर, क्योंकि देखो वहां पे देखो क्या होता है ना, एक ऐसी जगह जहां पर आबादी नहीं है और वहां पर अगर हम इसको लगा दें तो बड़े आसानी से हम चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सब आप जो देख रहे हो बेटा, ये आपके क्या है एडवांटेजेस। और हाँ एक और चीज रहेगी, जो पोल्यूशन की बात कैसे भूल सकते हैं हम अपना, कि क्योंकि एज ए बाई प्रोडक्ट इसमें से कोई गैस नहीं निकल रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, तो कोई पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस होता। तो ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सोलर पैनल का। इसलिए आज की डेट में भी गवर्नमेंट यही कहती है कि जिसके बड़े बड़े घर होते हैं ना, वो अपने छतों पे अपने सोलर पैनल्स लगाएं और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उनके घर के लिए चाहिए वो यूज करें। बाकी वो गवर्नमेंट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वहां पे वापस सप्लाई कर दे, ताकि वो कहीं और भी यूज कर सके। तो एक बहुत इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जो इस सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके डिसएडवांटेज की। देखो हर एक की एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज होती है, और हमें दोनों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले बेटा क्या है कि जब हम सोलर पैनल को लगवाते हैं ना, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। हाँ ये बात सच है कि अब बाद में खर्चा कम है, लेकिन वो खर्चा पूरे होने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा एफिशिएंसी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक सोलर पैनल के अंदर भी 30% सिर्फ एफिशिएंसी, मतलब 70% सोलर एनर्जी को हम अभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो एफिशिएंसी बहुत कम है आपकी। जो सोलर पैनल है प्रोड्यूस का करता है डीसी करंट। ये मतलब ना ये बात आप समझने की प्लीज कोशिश करें। हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता। हमारे जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे करते हैं। तो सोलर पैनल से मैं डायरेक्ट अपने एसी फ्रिज इन सबको नहीं चला सकता। उसके लिए मुझे इनडायरेक्ट मेथड से उसको पहले एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं उसको अपने हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसके साथ बेटा आपके ये सब खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सोलर पावर प्लांट की। सोलर पावर प्लांट एक ऐसा बेसिकली डिवाइस है जिसमें जो सन की रेज हैं, उसकी जो हीट एनर्जी है, उसकी हेल्प से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो से आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बेटा ऑलरेडी बताया यहां पर कि देखिए यहां पर ना एक्चुअली में जो रेज है बेटा लाइट आपकी इस सोलर पैनल पे इस तरह से ऐसे फॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये रेज इसमें फॉल करती हैं, ये टकरा के सारी की सारी बेटा इस पे फॉल करती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कहां आएगी बेटा, इस सभी पे ऐसे बेटा फॉल करेगी। तो ये सभी की सभी ना इस पॉइंट पे फोकस हो जाती है आपकी, और इस पॉइंट को इतना गर्म कर देती है कि जब पानी इस पाइप में से पास होता है ना, तो वो स्टीम बन जाता है। उस स्टीम की हेल्प से टरबाइन घूमते हुए इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब हमें बात करने बेटा द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड एनर्जी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले आप इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो बेटा कि मेरे पास ब्लेड है, शाफ्ट है, बीच में आर्मेचर कॉइल है, जिसको हमने रखा है ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ जो मैग्नेट्स उसके बीच में। और होता क्या है यार, देखो मेन फंक्शन क्या है कि मुझे ये शाफ्ट को रोटेट करना है। क्यों? क्योंकि जब ये शाफ्ट आपका रोटेट करेगा उससे आर्मेचर कॉइल रोटेट होता है, और जब एक आर्मेचर कॉइल रोटेट होता है ना, तो इन मैग्नेटिक फील्ड जब कोई भी कॉइल आपका रोटेट करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। बस हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरा सेटअप आप यहां देख रहे हो, इसी को इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो कहा जाता है।
होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मेन मकसद पता क्या है यार, ये शाफ्ट को घुमाना। अगर ये शाफ्ट घूम जाए किसी भी तरीके से तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके लिए चाहे आप विंड का इस्तेमाल करो, चाहे आप पानी का इस्तेमाल करो, चाहे आप स्टीम का इस्तेमाल करो, ये आपकी मर्जी है। मेन फंक्शन है इसको रोटेट करना। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब प्रॉब्लम वाली बात सिर्फ इतनी है कि एक लोता ये जो आप यहां पे देख रहे हो, विंड मिल देख रहे हो, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए होता है हमारा एक विंड फार्म। अब विंड फार्म के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत सारे इस तरह के जो विंड टर्बाइंस है वो लगाए जाते हैं। इनसे मिलने वाली सभी इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा किया जाता है और हमारे जहां पे काम आना चाहिए वहां पे हम उसको सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब अगर आपके मन में अभी भी ये आता है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर कहां कहां पर है ये, मतलब जो विंड फार्म्स कहां कहां बनाए गए हैं, तो बेसिकली गुजरात साइड के अंदर जो कोस्टल एरिया है ना बेटा, वहां पर ये लगाया गया है। और इवन तमिलनाडु साइड में भी जो कोस्टल एरिया वहां पे बेटा इसको लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों जगहों से जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है वो लगभग 10,000 मेगावाट होती है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है बेटा। मेगावाट जो है पावर का सिंबल होता है, मतलब यूनिट होता है। सो 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है इन दोनों रीजन से। आई होप बेटा ये बात आपको अच्छी तरह क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आती हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है बेटा कि इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। सोलर एनर्जी की तरह इसमें भी कोई भी एज ए बाय प्रोडक्ट गैसेस नहीं निकलती जिसकी वजह से बेटा ये पोल्यूशन को क्रिएट कर सके। दूसरी बात ये है बेटा कि ये जैसे ना सोलर एनर्जी एवरलास्टिंग था, जब तक है तब तक चलता रहेगा, वैसे ये भी है। बस इसका ब्लेड और ये सब खराब ना हो, तो तब तक जब तक है तब तक बेटा इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिमिटेशन पता क्या है बेटा, इसको ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हमने गाड़ दिया और बोलेंगे भाई कि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा, नहीं। हमें एक ऐसे रीजन की जरूरत होती है, एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पर मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं कॉन्स्टेंटली चलती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई इससे कुछ टाइम के लिए इससे कम है, कुछ टाइम में बहुत ज्यादा है, भाई नहीं। एक ना मतलब एक ऐसा रीजन जिसमें एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये लगाने का फायदा है। इसलिए उसको कोस्टल एरिया के नजदीक लगाया जाता है, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, इन दोनों के अंदर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हाँ, विंड फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। आपको मैंने क्या बोला कि एक सिंगल जो है वो कभी भी इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट नहीं कर सकता। इसके लिए विंड फार्मिंग के लिए बहुत बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट होती है आपकी। ठीक है, एंड दूसरी बात, एंड सबसे दूसरी बात थी, अब ये तीसरी बात बेटा जो हमेशा मैंने आपको सोलर पैनल में भी कहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है ये आपका। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो दो हमने सीख लिए। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर और हाइड्रो एनर्जी जिसको कहा जाता है। क्या कहा था, मेन है मुझे शाफ्ट घुमाना ताकि आर्मेचर घूमे, और जो ये जो आर्मेचर घूमेगा इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिवर वाटर है उसको रोककर डैम बनाकर उसको रोका जाता है। फिर डैम को खोलकर उसमें से पानी का फ्लो नीचे की तरफ आता है, वो यहां पे आके शाफ्ट को तेजी से घुमाता है। उसको घुमाने से आर्मेचर घूमेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी। बहुत सिंपल तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसी से जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, जितनी भी हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, उससे 14% जो है वो सिर्फ इसी तरीके से हम इकट्ठा करते हैं। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। फिर बेटा हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर से एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात है कि कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जहां पर भी डैम बनाया जाता है ना, तो वहां पर जो इरिगेशन है उसके लिए ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब उनकी हेल्प करता है। और इवन जो फ्लड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी ये जो डैम है आपका काम आता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। देखो सबसे पहले लिमिटेशन यही है बेटा आपका कि फ्लोइंग वाटर हर जगह अवेलेबल तो है नहीं। ये तो है नहीं कि जहां पे भी मन किया वहीं पे हमने डैम बना दिया और वहीं पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना दिया, ऐसा नहीं है। तो फ्लोइंग रिवर वाला रीजन होना चाहिए, वहीं पे ये किया जा सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि जहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है वहां की जो मरीन लाइफ है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल है, वो बहुत अफेक्ट होता है। काफी तो वहीं पे मर जाते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका जो पूरा वहां पे एनवायरमेंट है
क्लियर। तो ये दो सबसे बड़ी बेटा इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि वहां का अगर जो रीजन है अगर वो खराब हो गया तो वहां पर जो इकोलॉजिकल सिस्टम होगा उसमें डिसबैलेंस आ जाएगा, एंड ये बहुत ही गलत बात होती है किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये तीन बेसिक बेटा आपके लिमिटेशंस है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा अपने आखिरी प्रोडक्शन के बारे में। ये प्रोडक्शन है बेटा ड्यू टू द न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने आपको कहा था कि किसी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि यूरेनियम होता है या प्लूटोनियम होता है उससे हम ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, ये जो आप फिगर देख रहे हो इस फिगर के अंदर सारा कुछ बताया गया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पर आप देख सकते हो आपके जो रोड्स हैं वो यूरेनियम के रोड्स हैं आपके। ठीक है, इसके अंदर यहां पर है वो जो कोल्ड गैस है वो यहां पर है। जब भी न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस करती है, अच्छा आपको तो न्यूक्लियर फिजन भूल गए होंगे आप लोग, है ना। चलो मैं पहले आपको ये बता देता हूं बेटा कि इसके अंदर हम यूरेनियम 235 एंड जो है प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो ना भाई इनका इस्तेमाल होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने बात किया न्यूक्लियर फिजन के बारे में क्या होता है, नो आप भूल गए होंगे तो एक बार फिर इस ध्यान से देख लीजिए। जब एक न्यूट्रॉन आपके यूरेनियम से टकराता है तो उससे आपके बेरिलियम एंड क्रिप्टन बनता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम से टकरा के फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स क्रिएट करते हैं और साथ में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको कंट्रोल्ड वे में यूज करूं, मतलब ये कि देखो जब 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए उसने 3 और किए तो मतलब 3 से सीधे 9 बन गए और 9 से 27 न्यूट्रॉन बनेंगे। तो ये अनकंट्रोल वे में अगर चला गया तो ये बॉम्ब की तरह काम किया जाता है। लेकिन अगर उसको कंट्रोल मैनर में किया गया, मतलब अगर मैं किसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लूं तो उसको अपने हिसाब से मैं यूज कर सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका कंस्ट्रक्टिव यूज भी है और डिस्ट्रक्टिव यूज भी होता है बेटा आपका। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए वापस चलता हूं बेटा अपने सिस्टम के अंदर। तो यही न्यूक्लियर फिजन यहां टेक प्लेस करता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट लगाया जाता है, हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा होता क्या, ध्यान सुनो। तो जब इसके अंदर ये होता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी फ्लो करती है, तो ये जो गैस इसके अंदर होती है ना वो इतनी हीटअप हो जाती है कि वो हॉट गैस आपकी इस पर्टिकुलर चैम्बर में एंटर करती है। अब इस चैम्बर में क्या हो रहा है, इस चैम्बर के अंदर बेटा कोल्ड वाटर को एंटर किया जाता है और इसके थ्रू होके यहां से बाहर उसको निकाला जाता है, फिर वापस पंप के थ्रू उसको अंदर पास किया जाता है। यहां पे ना कंडेंसर लगा होता है जो आपके स्टीम को दोबारा कंडेंस करके पानी, ठंडा पानी बना देता है और वापस इसके अंदर मूव करवाते हैं पंप की हेल्प से। तो होता क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो आपकी यहां से ना बेटा जो हॉट गैस ऊपर निकली, इस हॉट गैस ने क्या किया, जो पानी इस पाइप के अंदर आ रहा था उसको इतना गर्म कर देता कि वो स्टीम बन जाता है। उस स्टीम की हेल्प से हम अपने टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन से आपका ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि मेन पर्पस क्या है, शाफ्ट को रोटेट करना। अगर एक बार शाफ्ट आपका रोटेट हो गया, आर्मेचर रोटेट हो गया तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। अब हमारे इंडिया के अंदर बेटा कुल मिला के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास है तारापुर इन महाराष्ट्र। दूसरा जो है बेटा हमारे पास है राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। फिर तीसरा बेटा जो हमारे पास यहां पर है वो है कालापक्कम इन तमिलनाडु। इसके बाद जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वो है दैट इज नरोरा इन उत्तर प्रदेश। फिर जो बेटा नेक्स्ट हमारे पास यहां पे दिख रहा है वो है दैट इज कायगा इन कर्नाटका। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आपका यहां पे दिखेगा वो है दैट इज काकरापर इन गुजरात। देन उसके बाद नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है वो ये हमारा लास्ट 7वां नंबर है दैट इज कुदनकुलम इन तमिलनाडु। ठीक है, दिस इज कुदनकुलम इन तमिलनाडु। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। कुल मिला के हमारे पास 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहां कहां है वो ये यहां पर आपके दिखा दिए हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आता है, ये अब हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि हमारे पास 7 जगहों पे है, बट
ऑल ओवर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर जो हम जनरेट करते हैं इंडिया के अंदर, उसमें सिर्फ 3% ऑफ जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इस पूरे मैकेनिज्म से हमें मिलता है। ठीक है, इससे ज्यादा हम हाइड्रो पावर प्लांट का से जनरेट करते थे। बट ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका? अभी रीजन समझ में आ जाएगा जब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। देखिए, एडवांटेजेस की बात करें ऑफ कोर्स कि एक छोटे से यूरेनियम पार्टिकल से हम चाहें तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, एंड उसकी हेल्प से हम जितने मर्जी अमाउंट ऑफ जैसे पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया, ऑटोमेटिकली हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन डू दैट, बट उसके डिसएडवांटेजेस बहुत है। चल पहले हम इसकी बात करें। उसके बाद है कि इसके अंदर ना बेटा कि एक बार न्यूक्लियर फॉइल जो फ्यूल है अगर हम उसको लोड कर देते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो वो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता रहता है फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये नहीं कि बार बार फ्यूल रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है उसके अंदर। ठीक है, ये तो दो ही सिंपल आपके क्या है एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। प्रॉब्लम पता क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यूक्लियर जो पार्टिकल होता है, जो न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम की बात हम कर रहे हैं, उससे ना बड़ी हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो आपकी बाहर निकलती हैं, और वो बहुत एनर्जेटिक होती है। उसकी पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग होता है आर पार निकलने की जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि वो आयनाइजेशन क्रिएट कर सकती है, मतलब हवा के पार्टिकल से टकरा के उनके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देगी, तो इसको आयनाइजेशन कहा जाता है। आयनाइजेशन कर सकती है। इवन हमारे जो कोई ह्यूमन होता है ना बेटा, उसकी तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, जेनेटिकली इफेक्ट डाल देता है उस ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है आपके। ठीक है, तो उन बंदों के लिए या उन पर्संस के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा जो वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन रखना पड़ता है जब आप न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर काम कर रहे होते हैं, राइट। इसके अलावा जो वेस्ट वहां से प्रोड्यूस होता है भाई, उसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, और उसको प्रॉपर वे में डिकम्पोज करना या उसको मतलब यूटिलाइज करना या हटाना उसको या यूज अप कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये हमारे मतलब कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर लैंड के अंदर ना आपके इसके वेस्ट को डाला जाता है या जिस पानी में भी इसको डाला जाता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी देर तक उसके अंदर रहता है, सालों साल तक उसका जो इम्पैक्ट है वहां रहता है। इवन जिस जमीन में डाला जाता है वो जमीन बंजर तक हो जाती है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना हार्मफुल ये आपका वेस्ट होता है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो इसी वजह से बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा सोर्स है जहां से हम इसको कर सकते हैं, बट उसके साथ इन चीजों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जरूर कोई चीज या कुछ करना चाहिए इस चीज को ठीक करने के लिए, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास अब यहां पे आ जाता है एनर्जी डिग्रेडेशन, आखिरी टॉपिक, पार्ट खत्म। देखिए, एनर्जी डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ये बात तो सच है बेटा कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज बना लिया, हमने जो बना लिया, अब हम सारा का सारा तो उसको यूज नहीं कर सकते। मान ले कोई मेरे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, छोड़ दो इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करूंगा तो तुम्हें लगता होगा कि सारा का सारा आपका लाइट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि कुछ आपकी जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कुछ क्या काफी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आसपास डिसिपेट हो जाती है, और ये वो एनर्जी है जिसका मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जिस एनर्जी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं कर सकता अपने यूज के लिए, उसको डिग्रेडेड एनर्जी का नाम दिया गया है, और यही इसके बारे में सारी बातें हमने करनी है। तो सबसे पहली बात है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू अनडिजायरेबल और नॉन यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा, सिंस दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू अस फॉर एनी प्रोडक्टिव पर्पस, वी कॉल दिस एज द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो मैंने आपको कहा वो यहां पे बताया गया है। अब ऑफ कोर्स बेटा, अच्छा हाँ, ये डेफिनेशन भी देख लीजिए बेटा अपना डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का, कि द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द यूजफुल एनर्जी ड्यू टू द रेडिएशन लॉस, दैट इज फ्रिक्शन एक्सेट्रा, इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। देखिए सिंपल सी बात है यार, ज्यादातर ना, पहली बात तो हमारे पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो। एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होती है। क्यों लेस देन 1 होती है? क्योंकि काफी जो हमारी एनर्जी है या तो वो रेडिएशन की वजह से, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर है वहां पे लॉस हो जाती है, या जिस मशीन का आप इस्तेमाल करें उस मशीन के जो पार्ट्स है उसमें फ्रिक्शन होती है और काफी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। तो बस इसी को डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ एग्जाम्पल्स की, और सबसे पहला और सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमें याद रहेगा वो है
ये इलेक्ट्रिक बल्ब का। देखिए जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जब हम उसको लाइट करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ना, जैसे अगर मान लो 100% ऑफ एनर्जी इसको दे रहा हूं, तो उसमें से सिर्फ 25%, सिर्फ 25% ये लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी जितनी भी एनर्जी है ये आपकी वेस्ट हो रही है। या तो ये हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है, या तो कोई ऐसे हमारे पास इनविजिबल रेडिएशन है जो आसपास के एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अब ये जो हीट एनर्जी है ये क्या करता है, हवा में पास करता है, हवा के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, तो उसको वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे काम नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। ओनली 25% का हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा हमारा ये देखो, हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियां चलाने के लिए, ये भी आपको पता है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है जो फ्यूल के अंदर, वो सारी की सारी आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों? इसके अंदर मशीन्स हैं, मशीन के अंदर फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से काफी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। क्योंकि काम करना पड़ता है ना उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो काफी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। अब जब गाड़ी चलती है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है ना, तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो आपको पूरी एनर्जी कभी भी नहीं मिल पाती। इसके अलावा देखिए, कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं तो जिस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, सारा सारा खाना पकाने में तो यूज नहीं होता। जो हीट है वो आसपास के जो हमारे पास आसपास का जो वातावरण है ना, वहां पर बेटा ये डिसिपेट हो जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब ये कि सारी की सारी एनर्जी को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं। तो ये मेरा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में आप बात कर रहे हो, इन सभी को आप चलाएंगे तो ये तो है नहीं कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं दे रहा हूं सारा का सारा यूज हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए काफी एनर्जी जो है वो आपकी इसलिए वेस्ट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन होती है, और उसको ओवरकम करने के चक्कर में काफी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। आपने कभी देखा जब आपकी कोई भी क्या कहते हैं उसको, मोटर होती है, जब आप मोटर चलाते हो, ठीक है, या मिक्सर ग्राइंडर आपने कभी चलाया, तो वो थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। तो मतलब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो बस यहां पे वही चीज टेक प्लेस कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट, पावर लाइन ट्रांसमिशन। ये जो पावर लाइन ट्रांसमिशन है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आपकी ट्रांसमिट करती है। कुछ तो आपकी हीट की फॉर्म में वही डिसिपेट हो जाती है, कुछ रेडिएट आउट हो जाएगी अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस ट्रांसमिशन के दौरान भी काफी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लॉस्ट या वेस्ट हो जाती है। क्लियर? उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है ये। अब देखो, कोई भी मशीन की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी मशीन की किसी भी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकती, इट शुड बी लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होती है। व्हाई? बिकॉज इनमें जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी पार्ट्स के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और जब हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम कोई काम उसमें कहते हैं इनपुट एनर्जी कहते हैं इसको बेटा, जब हम कोई इस पे काम कर रहे हो तो इनपुट एनर्जी, एज अ रिजल्ट वो एनर्जी कौन सी मुझे देगा, उसको आउटपुट एनर्जी कहते हैं। तो जितनी मैं इनपुट एनर्जी है, इनपुट वर्क कर रहा हूं, उतना आउटपुट मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है। तो काफी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है डिग्रेडेड फॉर्म के अंदर। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा भाई कि ओवरऑल जितनी भी एनर्जी हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो काफी अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी नॉन प्रोडक्टिव या डिग्रेडेड फॉर्म के ऊपर वेस्ट हो जाती है। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया पार्ट सी के बाकी टॉपिक्स को। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।